बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने वो फ़ैसला जारी कर दिया जिसका इंतज़ार था। वो आईजी इस्लामाबाद की गिरफ़्तारी का हुक्म जारी कर दिया और बाकायदा तौर पर जो वारंट जारी किए गए हैं, सेशन जज इस्लामाबाद को कहा गया कि वो वारंट पर अमल दरामद करवा के गिरफ़्तार करें। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तहरीरी फ़ैसला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ एक ख़बर है कि वकला के ख़िलाफ़ लतीफ़ खोसा साहब और बाकियों के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। गुजरांवाला में एक कन्वेंशन हुआ है और उसमें वकला की जानिब से नारेबाजी की गई जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमात दर्ज हुए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बुशरा बेगम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। बुशरा बेगम की मुख्तलिफ़ आडियोज़ लीक की गई थी जो उनकी घर की आडियोज़ थी और उन आडियोज़ को बुनियाद बना के फिर बाद में मुकदमात भी दर्ज किए गए। सारा कुछ हुआ तो बुशरा बेगम ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास जो असल केस पेंडिंग है जिसमें साकिब निसार की ऑडियो लीक से मुतल्लिक इंक्वायरी से रोका गया था और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बाकायदा सवालात खड़े किए थे और सवालात फ्रेम किए थे कि भाई ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, किस कानून के तहत रिकॉर्ड करता है, किस हद तक वो लीक होती है, कौन लीक करने की इजाज़त देता है। ये सारी तफसीलात अदालत ने तलब की थी और मखदूम अली ख़ान साहब, एतज़ाज़ अहसन साहब, रज़ा रब्बानी साहब, इन सब को उसमें अदालती मुआवन मुकर्रर किया था और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया हुआ है और अगले हफ्ते आखिरी मौका दिया हुआ है बाबर सत्तार साहब ने। तो ऑडियो लीक से मुतल्लिक पूरा केस बाबर सत्तार साहब ने खोला हुआ है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में है, एक बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो की रिकॉर्डिंग और फिर वो भी साकिब निसार साहब और उनके बेटे की, वो भी घर की उनकी ऑडियो थी जिसको रिकॉर्ड किया गया था। अब चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम ने जुल्फ़ी बुखारी के ऑडियो लीक के ख़िलाफ़ साबिक़ खातून अव्वल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। बुशरा बीबी ने पुलिस और एफआईए को फ़रीक बनाया है। लतीफ़ खान खोसा की वसातत से दरख्वास्त में पैमरा को भी फ़रीक बनाया गया है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त के साथ मियाँ नजमू साकिब के केस में जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे का भी हवाला दिया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि घर की टेलीफोन की रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी और इख्तियार से तजावुज़ करार दिया जाए। ये भी करार दिया जाए कि इस तरह की रिकॉर्डिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस दरख्वास्त को हतमी फैसले तक फ़रीक़ैन को बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ किसी भी एक्शन से रोका जाए। मन घड़त और बेबुनियाद ऑडियो की बुनियाद पर पुलिस और एफआईए की तरफ से हरासा किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि बेबुनियाद ऑडियो को मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर करके बुशरा बेगम से मनसूब किया गया। मुबैना ऑडियोज़ को चैनल्स पर बुशरा बीबी से मनसूब करके नशर करने से बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए। बुशरा बीबी मजहबी और पर्दादार घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ अपनी गंदी सियासत के लिए और अपने मकासद के लिए इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये उनकी जानिब से जो एक दरख्वास्त मैं समझता हूँ बहुत अहम दरख्वास्त है। अब इसमें ऑर्डर की कापी लगाई है बाबर सत्तार साहब की। अब देखना यह है कि जब मैं अगर हाई कोर्ट में किसी केस में जाता हूं और मेरे किसी केस में अगर किसी जज साहब ने कोई पहले फ़ैसला दिया होता है, मैं उसकी मुसद्दका कॉपी साथ लगाता हूं और जो ब्रांच वाले हैं वो उसी जज के पास केस फिक्स करते हैं जिसके ऊपर रिलायंस मैं कर रहा होता हूँ, जिस ऑर्डर के ऊपर हाई कोर्ट के। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आमिर फ़ारूक साहब इस दरख्वास्त को अपने पास रख लेते हैं या बाबर सत्तार साहब के पास गई तो वो कल ही स्टे ऑर्डर जारी कर देंगे, और अगर आमिर फ़ारूक साहब के पास गई तो फिर तो आप खुद समझते हैं कि वो मुनासिब फ़ैसला क्या हो सकता है। दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। गुजरांवाला कन्वेंशन में लतीफ़ खोसा समेत मुतअद्दिद वकला के ख़िलाफ़ बगावत समेत संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 9 सितंबर को गुजरांवाला सेशन कोर्ट में वकला कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया था जिसमें लतीफ़ खान खोसा को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। गुजरांवाला के थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में कहा गया कि 9 सितंबर को सेशन कोर्ट के कायदे आज़म हाल में वकला कन्वेंशन में फ़ौज को बदनाम और हाज़रीन को फ़ौज मुखालिफ करने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। अब तक जो मुकदमा एफ़आईआर की कॉपी सामने आई है उसमें तो लतीफ़ खोसा साहब का जिक्र नहीं है, लेकिन ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं। ये एफ़आईआर नंबर है 1381/2023, थाना सिविल लाइन है, ज़िला गुजरांवाला है, तारीख़ व वक्त वक़ूआ है 9 सितंबर का। एफ़आईआर दर्ज होती है 10 सितंबर को। सब इंस्पेक्टर हैं इम्तियाज़ अहमद शाहीन, थाना सिविल लाइन के, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है। उसमें कहा जाता है कि बसिलसिला ड्यूटी सेमिनार कायदे आज़म बहरहाल सेशन कोर्ट गुजरांवाला में मौजूद था। स्टेज पर एक वकील जिसका नाम और पता बाद में रिजवान गुल एडवोकेट मालूम हुआ
اور کافی تعداد میں وکلا سٹیج پر موجود تھے۔ ابتداً رضوان گل ایڈوکیٹ نے اور بعد میں سٹیج پر موجود تمام وکلا نے افواج پاکستان کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی، جس کا متن کچھ یہ تھا: یہ پکے کے ڈاکو، یہ وردی والے، اور یہ سوٹی والے، اور یہ ڈالے والے، اور اس طرح کی غنڈہ گردی، ویگو نہیں چلے گی، اور عاصم بھی سن لے آزادی، کرنل بھی سن لے آزادی، اس طرح کی جو ہے وہ الزام اور اس طرح کی الزامات پر مبنی نعرے بازی کی گئی، جو کہ اور اس طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اپنا جو آپ کا موقف ہے وہ سامنے رکھیں، لیکن اس طریقے سے اداروں کے خلاف نعرے بازی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ نعرے بازی سے نہیں، اصل مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور اس طرح کے اور آگے ایف آئی آر میں بڑے سخت قسم کے نعرے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نعروں کی بنیاد پر کیا یہ دفعات لگتی ہیں جو لگائی گئی ہیں۔ تو اس میں کہا گیا کہ جی مدرجہ بالا افراد نے یہ نعرہ سازش مجرمانہ کے تحت مجمع خلاف قانون بنا کر افواج پاکستان سے متعلق عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے اور محب وطن پاکستانی کو اشتعال دلانے کے لیے اور افواج پاکستان کے نوجوانوں کو بد دل کرنے کے لیے اور ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے لگایا، جس سے ہر محب وطن پاکستانی دل رنجیدہ ہوا۔ ملزمان بالا نے افواج پاکستان کو سازش مجرمانہ کے ذریعے بدنام کر کے لوگوں کو منتقل کر کے افواج کے اندر بددلی پھیلا کر اور عوام کے دلوں میں افواج کے لیے نفرت پیدا کر کے اور مجمع قانون خلاف قانون بنا کے ارتکاب جرم سیکشن 131، سیکشن 505، سیکشن 187، 120B سازش، 153A اور 153 پے کیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ورڈ ملزمان کا ہے، نامزد صرف رضوان گل ایڈوکیٹ ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کہا گیا کہ سٹیج پر بیٹھے تمام وکلا نے یہ نعرے بازی کی ہے، وہاں لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لطیف کھوسہ کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے اور اس کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے اور وکلا کی جانب سے پھر کیا رد عمل آتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ دوسری جانب آج میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب کی جانب سے اہم ایک سماعت ہوئی تھی پرویز الہی کی درخواستوں پر۔ یہ کیسرا الہی بنام جو عمران کشور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، یہ ٹائٹل تھا۔ یہ توہین عدالت کی درخواستیں تھیں جو پرویز الہی نے دائر کی تھیں، اور پرویز الہی کی طرف سے ان کی اہلیہ کیسرا الہی کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ کیسرا الہی کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی تھی، اور اس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے، ڈی آئی جی آپریشنز نے، ایس پی سیکیورٹی نے، جو لاہور کے سینئر افسران تھے، انہوں نے اپنے شو کاز کے جوابات آج جمع کروا دیے۔ آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کی گئی تھی کہ آپ انکوائری کروا کے بتائیں کہ یہ جو گرفتاری کی گئی ہے یہ خلاف قانون ہے یا نہیں ہے۔ انکوائری میں ایک ایس پی کے ذریعے آئی جی پنجاب نے ایک انکوائری کروائی اور کہا کہ اسلام آباد پولیس نے جو گرفتاری کی ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہے۔ اس پر پھر وکلا کی جانب سے کہا گیا، طاہر نصر اللہ وڑائچ اور باقی وکلا کی جانب سے، کہ ہم یہ جواب بھی پڑھ لیں، ہم رپورٹ بھی پڑھ لیں، تاکہ پھر اس کے اوپر ہم آرگومنٹس کریں گے اور عدالت سے استدعا کریں گے کہ ان سارے ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کریں۔ 7 چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد پیش نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے پہلے سماعت کی، پھر وقفہ ہوا، وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی۔ جب وہ پیش نہ ہوئے تو عدالت نے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ آپ نے ویسے پیش ہونا ہے یا آپ کو کسی اور طریقے سے، جو ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے آپ کو پیش کروایا جائے، آپ نے اس طریقے سے پیش ہونا ہے۔ یہ عدالت کی جانب سے بڑے کلیئر الفاظ تھے۔ اس وقت عدالت میں جب جج صاحب نے دوبارہ ان کو نوٹس جاری کیا اور دوبارہ سارا کچھ کہا، تو یہی لگا کہ ایک موقع دیا جا رہا ہے اور عدالت ایک اور موقع دے گی ان کو، اور اس کے بعد پھر کارروائی کرے گی۔ عدالت نے تحریری جب فیصلہ جاری کیا تو تحریری فیصلے نے تو پھر ان کے پلے کچھ نہ چھوڑا۔ Replies on behalf of respondents have been filed, and even the Inspector General of Punjab Police Punjab has also submitted his report in terms of order dated 4 September 2023. Learned Counsel for the petitioner wants to go through the report submitted by the Inspector General of Police Punjab. Let him do so. کہ ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جو جواب ہیں اور جو رپورٹ ہے اس کو دیکھ لیں۔ Notice to Inspector General of Police Islamabad was though issued, but despite service he is not in attendance, کہ اس کے باوجود وہ حاضر نہیں ہوا، اس نے اٹینڈنس نہیں دی۔ Office to issue warrants of arrest in the sum of 50,000 executable through Superintendent of Police concerned returnable to the learned session judge Islam Abad، کہ ایس پی پولیس کے ذریعے سیشن جج آف اسلام آباد کے ذریعے
अरेस्ट वारंट की तामील का हुक्म दिया जाता है कि मुलज़म के IG इस्लामाबाद को गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। ये जनाब मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने ऑर्डर जारी किया। आपको याद होगा इमरान खान के लिए 18 मार्च को जब ये जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस भी बनाया गया, 18 मार्च को इमरान खान ने पेश होना था, 14 मार्च को इन्होंने वारंट गिरफ्तारी तोशाखाना में जारी हुए, 14 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस और फिर पंजाब पुलिस और फिर रेंजर्स और जो कुछ आपको याद होगा 36 घंटों के करीब ऑपरेशन जारी रहा और पता नहीं कितने लोग ज़ख्मी हुए और क्या शेलिंग हुई, इतना कुछ हुआ। इमरान खान के घर शेलिंग हुई और इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को वो सारे शेल भी दिखाए। वो भी वारंट गिरफ्तारी की तामील थी, अब भी वारंट गिरफ्तारी की तामील है। अब सवाल ये बनता है कि क्या इन वारंट गिरफ्तारी की तामील भी बिल्कुल वैसे होगी? आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 कहता है इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न, कि तमाम शहरी बराबर हैं। अगर तो तमाम शहरी बराबर हैं तो जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस IG इस्लामाबाद की सरबराही में इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़मान पार्क में वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए कोशिशें करती है और जो एक तूफ़ान खड़ा किया जाता है, ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को रुकवाना पड़ा, क्या वो वही उसी तरह तामील अब IG इस्लामाबाद के घर उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील होगी? और वहाँ भी ऑर्डर से 6 दिन पहले ही गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू हो जाता था। तो अब देखना ये है कि क्या यहाँ पर भी ये सारा सिलसिला होता है? क्या IG इस्लामाबाद की जो वारंट की तामील है उसके लिए भी वही सब कुछ होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ हुआ था? तो वैसा नहीं होना, चूँकि इमरान खान है और बाकी लोग हैं। अब लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चलें, किसी ने, ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हाई कोर्ट ने, और वो एडिशनल सेशन जज के वारंट थे, ये हाई कोर्ट के वारंट है। आप फ़र्क देखें, और ये तौहीन अदालत के वारंट हैं और इस तौहीन अदालत में माफ़ी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने जब जस्टिस जो पहले थे इस केस में जिन्होंने ये सारे अहकामात, अमजद रफ़ीक साहब, वो मुल्तान तशरीफ़ ले गए थे, तो हमें भी लगा था कि ये सारा मामला वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने अपने भाई जज जस्टिस अमजद रफ़ीक के फ़ैसलों पर ऐसे अमल दरामद करवाया कि वो नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।